नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा लाल। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर उठ रहे सवालों पर आपने एक बार फिर विराम लगा दिया है। आप सांसद संगठन डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि सरकार तो जेल से चल रही है। उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से ही विभागों की समीक्षा करेंगे और रिव्यू बैठक लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगले हफ्ते से जब अरविंद केजरीवाल दो मंत्रियों को बुलाएंगे और इनके विभागों की समीक्षा होगी तो जेल से प्रॉपर तरीके से सरकार चलेगी। कैसी है, आप कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूं। ये बताओ कि जनता कैसी है, ये बताओ कि जनता क्या कह रही है, ये बताओ कि बिजली जो फ्री मिलती थी क्या अभी भी फ्री मिल रही है? कुछ रुका तो नहीं है इस पे? कहीं पावर कट तो नहीं लग रहा? ये बताओ कि इस जो स्कूल थे क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं? क्या वहां पढ़ाई हो रही है? उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि जो अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, अस्पतालों में जो दवाइयां मिलती थी, फ्री में जो दवाइयां मिलती थी, क्या वो मिल रही है? सारी चीजें उन्होंने एक एक करके जनता के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में पूछा। तब तक जब तक उनको संतुष्टि ना हो गई कि हाँ सारा कुछ ठीक चल रहा है, तब उनके चेहरे पर जाकर ये संतोष दिखा। हम बार बार ये पूछते रहे कि सर आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? वो बार बार यही कहते थे यार मेरी चिंता छोड़ो ना। और उनके मन में कई सारे प्रश्न थे दिल्ली की जनता को लेकर। वो सारा कुछ उन्होंने पूछा। हमने बताया कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने 2-3 बातें मुझे कही। उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते से 2 मंत्रियों को वो जेल में बुलाएंगे और वहां पर उन मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे कि काम कैसा चल रहा है और गाइडलाइंस और डायरेक्शन देंगे। तो अगले हफ्ते से ये शुरू होगा। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सभी एमएलएस को ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि वो जनता के पास जाकर, अपने एरिया में एक एक घर में जाकर जनता से बातचीत करें। उनकी जो भी तकलीफें, जो भी दुविधा हो रही है उस सबको दूर करे, उसको 24 घंटा जनता के बीच में रहे। उन्होंने ये कहा कि पहले जितने भी घंटे वो पब्लिक से मिलते थे, जितनी भी वो मेहनत करते थे, अब सारे विधायकों को मेहनत डबल करनी है। उन्होंने एक चीज और कहा कि जो 1000 रुपए हर महीने हमारी माताएं, बहनें, जो महिलाएं हैं, उनको हर महीने सम्मान राशि के रूप में देने की जो बात कही, जो बजट पास भी हो गया है, उन्होंने कहा है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बाहर आएंगे और बाहर आते ही इसको लागू करेंगे। पूरे समय जब उनसे मिले तो उनके चेहरे में एक भी शिकन नहीं था। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सारा काम जो दिल्ली में हुआ है, जो बिजली में हुए, जो पानी में हुए, जो स्कूल में हुए, जो हॉस्पिटल में हुआ है, जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा में हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वो सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि वो पूरी तरीके से जनता के बारे में, वहां पर कहीं पर भी रहे, वो जनता के बारे में उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, जहां कोई बात नहीं कर सकता। सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को पकड़कर बंद किया जा रहा है। इसी के खिलाफ अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मैंने अपनी मुहिम शुरू की। हम आज काफी सालों के बाद हमने रैली देखी है। देखिए, आप जानते हैं पिछले 5 साल में जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है।
जहां कोई बात नहीं कर सकता। आज भी जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि अभी बंटवारा में एक नाव जो है डूब गई, जहां हमारे कई बच्चे हमारे उसमें डूब गए। मुझे उसका अफसोस है। और साथ ही जब से इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले शुपैन के इलाके में एक टूरिस्ट गाइड को मिलिटेंटों ने गोली मार दी, जो बहुत अफसोस की बात है। मगर उसका कतई मतलब नहीं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त नौजवानों को पकड़ के उनको बंद किया जा रहा है, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जा रहा है। ये खाली पुलवामा या शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरी वादी में पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो गया। अगर एक तरफ से इलेक्शन कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूसरी तरफ से पकड़ दकड़ क्यों है? तो इसी पकड़ दकड़ के खिलाफ जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद हैं, जो यहाँ बात करने के ऊपर कदगन लगा हुआ है, जो आप यहाँ सांस भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ हमारे ख्यालात पे भी पहराया बिठाया गया है, तो उसके खिलाफ ये अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए इलेक्शन की मुहिम मैंने शुरू की है। मेरे साथ वहीद है, जो आपको पता है कि इसने सब कुछ सहा है। पिछले 3-4 साल में इसने क्या नहीं सहा है। मुझे लगता है ये कश्मीर की अक्कासी करता है, जो कश्मीरियों के साथ होता है, जो नौजवानों के साथ होता है। मुझे उम्मीद है कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, शोपियान डिस्ट्रिक्ट हमारा, इन्होंने हमेशा साथ दिया। आज मैंने बिस्मिल्लाह भी यहीं से शुरू किया अपनी मुहिम का। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस आवाज़ को जो कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों की बात हम करें, उसको कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 दिन के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। वायनाड में शो कर रहे हैं। उनके साथ केरल कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी कथित तौर पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत के 5 से 6 बड़े अमीर बिजनेसमैन के साधन हैं। उनका काम लोगों को असली मुद्दे से भटकाना है। लोकसभा की चुनावी लड़ाई अब अदालत पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री मोदी पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजापुर में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हुए हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को 3 चरणों में मतदान होगा, जिनमें बस्तर एकमात्र सीट होगी जहां पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। राज्य के जो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी, उनके निर्देश पे की गई है। और आज से हम लोग जो, क्योंकि यहाँ हमें जो P-3 मतलब पोलिंग से 3 दिन पहले जो है हम दल रवाना शुरू करते हैं। काफ़ी दल जो है हेली ड्रॉपिंग होती है, तो उसके लिए जो हमारे सभी मतदान कर्मी जो है कल से आ चुके हैं। विधिवत उनको पूरा सामान दिया जा चुका है, ईवीएम मशीन और सभी जो है आवश्यक मतदान सामग्री। और वो आज से जो है मतलब 16 तारीख से अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। वहाँ वो कैंप्स में स्टे करेंगे और जो है 19 तारीख का निर्वाचन पूर्ण करके वापस आएंगे। सर, कितना चैलेंजिंग मानते हैं नक्सल प्रोन एरियाज में सर जाना, पूरा टीम जाती है और वहाँ पे मतदान कराना, कितना चैलेंजिंग जॉब है? निर्वाचन ही अपने आप में चैलेंजिंग है, लेकिन बीजापुर जिले के जो अधिकारी कर्मचारी जो हैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और पिछले विधानसभा में भी बहुत अच्छा काम किया, उसके पहले भी काम किया है। जो हेली ड्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल जो रोड्स के थ्रू जो थ्रेट्स होते हैं, आईडी के थ्रेट्स हैं, एम्बुश के थ्रेट्स हैं या फिर नक्सल के दौरान अन्य जो ट्रैप लगाए जाते हैं, उसके लिए होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हम हेलीकॉप्टर के थ्रू जो मतदान दल है उसको भेजते हैं और मतदान दल वहाँ वोटिंग कराता है, उसके बाद वहाँ से वापस आता है। इस प्रकार हमारे जितने भी जो थ्रेट वाले एरिया हैं, जो इंटरनल एरिया हैं, जैसे आपके गलगम हो गए और पालनार हो गया, पुसनार हो गया, इस तरह के इंटरनल जितने एरियाज हैं जहाँ FOBs हैं, वहाँ पर हम लोग हेली ड्रॉपिंग के थ्रू हम लोग अपना वो करा रहे हैं, वोटिंग करा रहे हैं। सर, कितना सिक्योरिटी फोर्स लगभग डिप्लॉय किया गया होगा? क्योंकि बीजापुर में इलेक्शन कराना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट सर। देखिए, यहाँ तो चैलेंजिंग है। कई सारे हमारे जो पोलिंग स्टेशन शिफ्टेड हैं, इसमें जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की हैं और अपनी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस हैं, स्टेट की फोर्स है, अपनी DRG है, सारे जो फोर्सेस हैं वो लगेंगी और अलग अलग क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग, इसके अलावा जो
अलग अलग जो पोलिंग स्टेशंस में है उसमें भी आउटर कॉर्डन्स में लगेंगे, रोड ओपनिंग पार्टीज में लगेंगे। तो इस तरह पूरी तरह से एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जिसमें जो आम लोग हैं एक मतलब सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट में अपना वोटिंग कर सकें। जी, किसी प्रकार के पैनिक या डर की आप होने की जरूरत नहीं है। सभी को शांतिपूर्ण चुनाव निपटाना है, इस टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर भाजपा और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के साक्षात्कार के दौरान चुनावी बॉन्ड पर दिए गए बयान के बाद विपक्ष के नेता इस मामले को और भी तूल पकड़ाते दिख रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर दिल्ली में भाजपा अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेर रही है। खुलकर बात की उस पर संजय सिंह कह रहे हैं कि अपने इंटरव्यू में वो खुद ही घोटाले को डिफेंड कर रहे हैं, अपने घोटाले को। जिन्हें संजय सिंह घोटाला कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वो स्पष्टता है, पारदर्शिता है, विषय इनके पास कुछ है नहीं। संजय सिंह खुद भटके हुए आदमी हैं, एक दिन एक विषय पे बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरे विषय पे बोलते हैं। बेहतर होगा कि दिल्ली सरकार का जो भ्रष्टाचार है, संजय सिंह एक बार हिम्मत करके उस पर भी बोल के दिखाएं कि शराब घोटाले में उनकी खुद की भूमिका क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की गया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षियों को निशाने पर लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पहली बार किसी पार्टी की घोषणा पत्र को गारंटी कार्ड नाम दिया गया है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपराएं, अनेक प्रकार के पहनाव, अनेक प्रकार की जीवन शैलियां, अनेक प्रकार के खान पान, एक प्रकार से हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, वैविध्य से भरा हुआ देश है और हर प्रकार की मत मान्यता वाला देश है, हर प्रकार के पथ संप्रदाय वाला देश है। ऐसे में देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है आपके सेवक ने, मोदी ने। श्रीनगर के गनबर नौगामा इलाके में झेलम नदी में एक नाव पलट जाने की घटना पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन खानदानों पर क्या असर होगा जिनके बच्चे इस कश्ती में सवार थे। मैं सरकार से सवाल करूंगा, जो पुल वहां बन रहा था उसे आज तक पूरा क्यों नहीं किया। अब इसमें पानी का बहाव था या कुछ अनटूवर्ड जो भी था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ जिंदगियां हो गई। उसमें स्कूल बच्चे भी हैं, औरत भी है और बाकियों का अभी तक कोई पता नहीं मिल रहा है। बड़ा खौफनाक मंजर था वहां पे। मैं समझता हूं ये बहुत ही खबर ऐसी है कि मैं आज सोचता हूं कि उन खानदानों पे क्या असर होगा जिनके बच्चे या जिनके काम करने वाले, अपने नौकरी पर जाने वाले, वो इस किश्ती में सवार थे और
आज उनकी मौत हो गई है। पहले तो मैं सरकार से भी एक शिकायत करूंगा, जो पुल वहां बन रहा था उस पुल को आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया। उमर साहब के वक्त से यह पुल तामीर हो रहा था और ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आज उनको होश आने चाहिए। कितनी जिंदगियां उन्हें खत्म कर दी हैं, आज तक पता नहीं है अभी तक कि कितने उसमें से लापता हैं, ये भी पता नहीं है। और सरकार आप जरूर दौड़ेगी भागेगी, फायदा क्या है। हम लोग जागते हैं जब ऐसे वाक़ात होते हैं, उससे पहले सो जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि किश्तीबाज को भी होशियार रहना चाहिए था। पानी इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, बहाव इतना तेज है, वो कहते हैं रस्सी टूट गई। देखिए रस्सी का भी हाल क्या है। यानी इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वजह क्या हुई और वो पुल क्यों नहीं बना जो अभी तक तमीर होना चाहिए था। AIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें डर नहीं है, लेकिन देखो कैसे हालात हैं। हमें नहीं पता मेरी मौत कैसे होगी, क्या पता कि मुझे भी कोई जेल में जहर देकर मार डाले, क्या पता मुझे और असदुद्दीन ओवैसी को जेल में डालकर गोली मार दी जाएगी। उन्होंने ये टिप्पणी सोमवार रात हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके में एक ईद मिलाप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। हमको परवाह नहीं, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी। नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाए। नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। अरे गौर करो, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर तस्वुर करके देख लो, मजलिस नहीं, ओवैसी ब्रदर्स नहीं, ये कारकुन नहीं, ये सुदूर मोतमद नहीं, तो फिर हमारा कौन है। ये थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके गौर करो। अरे ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी कुव्वत है, ये बहुत बड़ी हिम्मत है, जिसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। खुदारा समझो, समझो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। मुझ में गलतियां हैं, मैं गलतियों का पहाड़ हूं, अंबार हूं, मगर मैं अपने गलतियों को ढूंढकर, तलाश कर उन गलतियों को दूर करना चाहता हूं। और वो गलतियां जिसका मुझे एहसास नहीं है, मैं कारकुनों से, अपनी आवाम से अपील करूंगा कि उन गलतियों का एहसास मुझे दिलवाइए। मैं उन गलतियों को कबूल करके दूर करने को तैयार हूं, लेकिन आपसे दूर होने को मैं तैयार नहीं हूं। मेरे गलतियों को देखकर मुझे अपने से दूर न करो मेरे अपनों, मैं तुम्हारा अपना हूं, गैर नहीं। घर में भी अगर बच्चे गलती करते हैं तो बड़े टोकते हैं, घर से निकालते नहीं। हमसे भी हुई है, नताए जो भी आए, मुझे इस बात का इकरार करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी बड़ा जुर्रतमंद आदमी है, बहादुर आदमी है, बुज़दिल नहीं है, बुज़दिल कबूल नहीं करता। और जो हिम्मत वाला है वो अपने खामियों को, गलतियों को, अपनी शिकस्त को भी तस्लीम करता। जो भी नतीजा आया, जैसे भी आया, हम कामयाब जरूर हुए। देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है।
मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। वहीं 16 अप्रैल को राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ में बारिश और पंजाब में ओले गिरने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। IMD ने इशू किया है, इसके हिसाब से एक खुशखबरी है। सारे भारतवर्ष का आप एवरेज रेनफॉल को विचार करें, जून से सितंबर 20 में जो मानसून रेनफॉल होता है, इस साल वो लॉन्ग पीरियड एवरेज की 106% होने का संभावना है। लॉन्ग पीरियड एवरेज हमारा जो है वो लगभग 87 सेंटीमीटर होता है, यानी मानसून सीजन में 87 सेंटीमीटर बारिश होता है और इस साल 87 सेंटीमीटर का 106% बारिश होगा। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल का एरर होता है ±5%। इसका मतलब हो गया कि इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का संभावना है कंट्री एज ए होल के लिए। मगर अब डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे तो ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ हिस्सा में, जैसे उड़ीसा, झारखंड, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ उत्तराखंड, उस एरिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सर केरल में कब तक मानसून हिट करेगा? उसके लेके बड़ी केरल में यूजुअली 1 जून को मानसून आता है और इस बार कब आएगा इसका पूर्वानुमान हम 15 मई के आसपास जारी करेंगे। सर मानसून की गर्मी है तो हीट वेव कैसी रहेगी सर? ऑलरेडी एक स्पेल ऑफ हीट वेव हम साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में देख चुके हैं 1st वीक ऑफ अप्रैल में। हम अभी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है इसलिए टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहे हैं, मगर अभी टेम्परेचर ईस्ट कोस्ट एरिया में जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह में बढ़ रहा है। और हमारा सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।